हम सबको ही पता है यहाँ पे लोग क्या करते हैं, ट्रेड में जॉब करते हैं कि वो फेक अपना पेरोल चला के यहाँ पे लोग पीआर ले रहे हैं। भाई जब तुम्हारा वर्क परमिट खत्म हो जाएगा ना, उसके बाद तुम्हारा बुरा हाल हो जाएगा। 3 साल का वर्क परमिट है, 3 साल ही है तुम्हारे पास पीआर लेने के लिए। 45 लाख से 50 लाख रुपए का आपका खर्चा आएगा। तो यार कनाडा चीप नहीं है, बहुत महंगा है। और जो बच्चे ये सोच के आ रहे हैं मैं कनाडा जाती डॉलर ही डॉलर कमाने लग जाऊंगा, ऐसा होना थोड़ा सा मुश्किल है। वो फेक जॉब्स निकालते हैं मार्केट में अपनी हाइप बनाने के लिए। देखो जो हमारी कंपनी कितना ग्रो कर रही है। ये छोड़ो, बड़े बड़े यूट्यूबर्स की वीडियो उठाओ, उनकी वीडियोस के नीचे अगर आप कमेंट सेक्शन में जाके चेक करोगे ना यार, बहुत ज्यादा नेगेटिविटी से भरा हुआ है। हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम है पवन और आप देख रहे हैं पाविका कनाडा। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप 2024-2025 में कनाडा आने का सोच रहे हो, वो भी एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट, तो क्या आपको कनाडा आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। इस वीडियो में बहुत ही रियल सिनेरियोस के बारे में मैं बात करूंगा। कुछ ऐसे 5-7 पॉइंट्स हैं, नेगेटिव वीडियो नहीं होने वाली। अगर आप अभी भी कंफ्यूज हो, इस वीडियो को एंड तक देखो, आपको अपने सारे क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे इस वीडियो में। तो चलो शुरू करते हैं। कोई भी ऐसा पर्सन जो कनाडा से ये सोच के आ रहा है कि मैं कनाडा जाऊंगा, वहां जाके पढ़ाई करूंगा, उसके बाद वापस अपनी होम कंट्री में चले जाऊंगा, ये पॉइंट उसके लिए वैलिड है। मुझे पता है मेजोरिटी ऑफ लोग कनाडा इसलिए आते हैं ताकि वो कनाडा में सेटल हो सके, लेकिन सभी ऐसे नहीं होते। कुछ लोग यहाँ पे सिर्फ पढ़ने ही आते हैं। तो यार कनाडा में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मेरे हिसाब से इतना अच्छा नहीं है। हाँ, अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में पढ़ने जा रहे हो तो बात अलग है, लेकिन यहाँ पे मेजोरिटी ऑफ कॉलेजेस में और मेजोरिटी ऑफ यूनिवर्सिटीज के अंदर जो एजुकेशन क्वालिटी है, जो लेवल है, वो इतना स्टैंडर्ड नहीं, वो सब स्टैंडर्ड है। तो उससे ज्यादा अच्छी एजुकेशन आपको इंडिया में ही मिल जाएगी। इंडिया में उससे बहुत अच्छे स्कूल हैं। तो यार अगर सिर्फ आप पढ़ने आ रहे हो कनाडा, तो कनाडा के अलावा और भी बहुत सारी अच्छी अच्छी कंट्रीज है। यूरोप में बहुत ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पे आपको कनाडा से बहुत 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 अच्छी लेवल की एजुकेशन मिल सकती है। ज्यादातर बच्चे जो कनाडा में पढ़ने आते हैं, स्पेशली एशिया से, इंडिया से, पाकिस्तान से, और जिन भी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, एक बार वर्ल्ड की टॉप 100 छोड़ो, टॉप 200 यूनिवर्सिटी या कॉलेज की लिस्ट उठा के देखोगे ना, आपका कॉलेज उस लिस्ट में भी नहीं आता होगा। मैं कॉलेज का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन यार ये सच्चाई है। तो अगर आपने सिर्फ पढ़ना ही है और आपका मोटो है कि मुझे अच्छी एजुकेशन लेनी है, तो भाई दिस इज नॉट द कंट्री फॉर यू। लिविंग 1 2 3 4 यूनिवर्सिटीज को छोड़ के मेजोरिटी यहाँ पे बुरा हाल ही है। बहुत सारे कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में कनाडा में जो बच्चे देख रहे हैं ना, वो रिलेट कर पाएंगे। तो ये सीन है यार, जो आपके प्रोफेसर है ना, वो वही है जो उस कॉलेज से पढ़ के निकले पिछले साल, और वो यहाँ पे प्रोफेसर बन जाते हैं और वो बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं। मेरे को पता है इंडिया में भी ऐसा होता है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में अगर आप वहां से ग्रेजुएट हो या मास्टर्स आपने करी है, तो आप उस कॉलेज में ऐसे असिस्टेंट प्रोफेसर या प्रोफेसर को आप सपोर्ट कर सकते हो, सपोर्टिव प्रोफेसर होते हैं। भाई यहाँ पे तो मेन प्रोफेसर ही वो है, और बहुत सारे मेजोरिटी ऑफ कॉलेजेस में ये हाल है। और यार पता नहीं मुझे ऐसा बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, बहुत सारे प्रोफेसर को इंग्लिश बोलनी भी नहीं आती ढंग से, और वो कॉलेज के अंदर प्रोफेसर है और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं। यहाँ पे इतना बुरा हाल है। देखो पहले जमाने में बात अलग होती थी, तब पीआर लेना कनाडा में कंपैरेटिवली आसान था। उस टाइम पे उन लोगों के लिए मुश्किल रहा होगा, मुझे पता है। आप जब जिस टाइम पे आते हो, आपको वो टाइम सबसे टफ लगता है। लेकिन यार सीआरएस स्कोर को आप देखो, जनरल कैटेगरी की सीआरएस 525, सीईसी की कनेडियन एक्सपीरियंस क्लास की सीआरएस 508 गई है, जो लास्ट 508। अब आप बताओ, वो जनरल और वो सीआरएस जो बंदा स्किल्ड नहीं है, जिसने मास्टर्स कर रखी है, कोई जनरिक सी सेल्स की जॉब कर रहा है, सीनियर सेल्स मैनेजर है, मैनेजमेंट में है, और वो किसी ट्रेड में नहीं है, उस बंदे का यहाँ पे क्या होगा? उसकी 509 या 508 का सीआरएस कैसे बनेगा? अब ट्रेड्स पे भी आ जाते हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो ट्रेड्स में जॉब कर रहे हैं। हम सबको ही पता है यहाँ पे लोग क्या करते हैं, ट्रेड में जॉब करते हैं कि वो फेक अपना पेरोल चला के यहाँ पे लोग पीआर ले रहे हैं। पहली बात तो यार वो काम मत करो, वो काम बहुत गलत है। फेक पेरोल वाला काम मत करो, कभी ना कभी पकड़े जाओगे। आज नहीं, 2 4 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल बाद पकड़े गए ना, जब सिटीजन भी हो जाओगे, मैं पहले भी अपनी वीडियो में बोल चुका हूँ, वो भी कैंसिल हो जाएगा। तो पीआर भी बहुत मुश्किल हो चुका कनाडा में। तो जो मेरे भाई बहन इंडिया में या पाकिस्तान में वीडियो देख रहे हैं, उनके लिए स्पेशली, अगर आप यहाँ पे पढ़ने आ रहे हो ये सोच के कि यहाँ पर आके आपको बहुत आसानी से पीआर मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं है। अच्छे से अपने रिसर्च करो। अगर इंडिया में, पाकिस्तान में आपकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, आप एक हैंडसम सैलरी ले रहे हो, तो भाई एजेंट पे डिपेंड ना करके खुद से एक बार कनाडा की वेबसाइट खोल के, ऑफिशियल वेबसाइट, अपना स्कोर कैलकुलेट करो और आगे का स्कोर कैलकुलेट करो कि अगर मैं कनाडा जाके पढ़ाई करूंगा और वहां जाके 1 साल 2 साल 3 साल जॉब करूंगा, तो मेरा सीआरएस स्कोर कितना बनेगा। तो आपको एक्चुअल पता होना चाहिए कि आप कहाँ पे लैंड करोगे, आपका पीआर हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो पीआर एक बहुत बड़ा पॉइंट है यार। इसके एक ना आपको एग्जाम्पल देना चाहता हूँ मैं यहाँ पे एक बच्चे से मिला। मैंने उससे बोला, और जी क्या हाल चाल। हम मतलब नए नए मिले थे, तो थोड़ा इंट्रोडक्शन ऐसे किसी कॉमन फ्रेंड के थ्रू मिले थे। थोड़ा मुझसे एज में छोटा है, 4 5 साल छोटा है। तो मैंने पूछा, और पीआर का क्या सीन चल रहा है आपका? मैं नया नया आया था, मैं किसी से पूछता था किसका पीआर हो रहा है, किसका नहीं हो रहा। तो उस बच्चे ने मुझे बोला, मतलब मेरे से 5 6 साल ही छोटा है, कि यार मेरा तो पीआर 500 स्कोर है, मेरा अगले साल 510 हो जाएगा। लगा बहुत अच्छी बात है। तो मेरे को ऐसा लगा कि 500 स्कोर है, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन मास्टर्स होगी या हो सकता है पीएचडी कर रहा हो। बाद में मुझे पता लगा कि वो इंडिया से 12th करके आया था, और 12th करने के बाद उसने 2 साल का डिप्लोमा करा है, मतलब उसके बाद बैचलर्स की डिग्री भी नहीं है।
और उसको भी कनाडा के अंदर काम करते हुए 8 महीने हुए हैं, 8 मंथ्स, मतलब अभी वो पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट पे आया, उसको उस टाइम पे 8 महीने हुए थे, तो मतलब उसका 1 साल का एक्सपीरियंस भी पूरा नहीं हुआ था और जेनरिक जॉब कर रहा है, कोई ट्रेड में भी नहीं है। उसका स्कोर 500 कैसे बन सकता है? और वो पूरा पूरा श्योर था इस चीज को लेके। तो यार एजेंटों के चक्कर में मत पड़ो। अब उसके साथ पता है हुआ क्या, वो किसी एजेंट के पास गया होगा। एजेंट लोग क्या करते हैं भाई, उनको पैसा कमाना है, वो आपसे 1000-2000 ले लेंगे कि जी हमने आपकी फाइल ले ली, आपकी इस पीएनपी में लगा देंगे, आपका स्कोर इतना बन रहा है, आपका तो पीआरजी पक्का ही है। भाई जब तुम्हारा वर्क परमिट खत्म हो जाएगा ना, उसके बाद तुम्हारा बुरा हाल हो जाएगा। 3 साल का वर्क परमिट है, 3 साल ही है तुम्हारे पास पीआर लेने के लिए। अगर पीआर लेना तो अच्छे से प्लान करो, एक्चुअल स्कोर तो तुम्हें तुम्हारा पता होना चाहिए। इसको सॉल्व करने के मैं नीचे लिंक में आपको लिंक डालूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप उस लिंक पे क्लिक करो। उस लिंक पे जाके आप खुद अपना स्कोर कैलकुलेट कर सकते हो। तो यार इतना बेसिक अपना स्कोर कैलकुलेट खुद करना सीखो कि आपका एक्चुअल सीआरएस स्कोर है कितना, और हर बच्चे को पता होना चाहिए कि वो कहाँ पे स्टैंड करता है इस टाइम पे। इसके बाद जो मैं आपको एडवाइस देना चाहूंगा ना, वो ये है कि यार जनरल डिप्लोमा में मत आओ, स्पेशली 12th के बाद। अगर आप 12th के बाद कनाडा आ रहे हो डिप्लोमा करने के लिए, तो यार आपका पीआर तो भगवान ही जानता है। अगर आपने यहाँ सेटल होना है, वही जो मैंने पहले बोला, पढ़ाई अगर करने आ रहे हो, सिर्फ एजुकेशन एक पर्पस है तो बात अलग है, लेकिन मेजोरिटी ऑफ लोगों का वो नहीं होता। तो अगर आप 12th के बाद यहाँ पे आ रहे हो तो पीआर बहुत मुश्किल है। एटलीस्ट बैचलर्स करके आओ। और मेरी आपको एडवाइस रहेगी कि यार मास्टर्स के कोर्स में इनरोल करके आओ, क्योंकि जब आप पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा करते हो 2 साल का और या मास्टर्स करते हो, तो उसमें जो आपका सीआरएस है ना, वो थोड़ा स्कोर बढ़ जाता है। और मास्टर्स में कंपेरेटिवली पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा से ज्यादा अच्छी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, तो आपको पढ़ाई भी अच्छी मिलेगी, मास्टर्स भी होगी, आपका पीआर होना भी आसान हो जाए। तो कुल मिला के अगर कनाडा आ रहे हो तो आपने 12th के बाद नहीं आना, और आपने किसी भी बैचलर्स प्रोग्राम में नहीं आना। अगर आपने आना है तो आप मास्टर्स करने आओ और यूनिवर्सिटी में पढ़ने आओ, कॉलेजेस में पढ़ने मत आओ। तो मेरे हिसाब से यूनिवर्सिटी में आना फिर भी समझदारी है। क्यों? क्योंकि कॉलेजेस में, जैसे मैंने एक वीडियो पहले बना रखी है, उसका लिंक आप ऊपर जाके देख लो। अगर आप कॉलेज में आ रहे हो किसी स्पेसिफिक कोर्स में, कुछ कोर्सेज के अंदर आपको पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट मिलेगा, कुछ कोर्सेज में आपको पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट नहीं मिलेगा। कौन कौन से कोर्सेज अभी लिस्ट आउट नहीं हुई है, लेकिन जनरल कोर्सेज में नहीं मिलेगा। तो यार सारे रिस्क को हटा के मास्टर्स में एनरोल करो और यूनिवर्सिटी में एनरोल करो। अब मास्टर्स में आ रहे हो तो यार उसका खर्चा कैलकुलेट करो, कितना ज्यादा खर्चा है। अगर मैं मोटा मोटा भी पकड़ लूं तो 2 साल का अगर आप मास्टर्स की डिग्री ले रहे हो तो आपका $50,000 तो कहीं नहीं गया। उसके बाद $20,000 के ऊपर आपकी जीआईसी हो गई, तो ये हो गया $70,000। 45 लाख से 50 लाख रुपए का आपका खर्चा आएगा। तो यार कनाडा चीप नहीं है, बहुत महंगा है। 45 से 50 लाख तो आपका सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई में लग गया। उसके बाद आती है आपका रहने का खर्चा। यार इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा महंगा हो चुका है कनाडा। मेरा ना एक फ्रेंड आया था कनाडा 6-7 साल पहले, वो वाले कनाडा में और आज के कनाडा में फर्क है। तब चीजें थोड़ी सस्ती हुआ करती थी, अब चीजें बहुत ज्यादा महंगी हो गई है। तो आपको इस चीज का पॉइंट भी अपने पास रखो कि अगर आपको यहाँ पर आके जॉब नहीं मिलती, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, तो आप अपना खर्चा यहाँ पे कैसे चलाओगे, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। तो रहना खाना पीना प्लस एजुकेशन जो कि बहुत एक्सपेंसिव है। तो पॉइंट एजुकेशन, अगर आपका बजट है तो जरूर आओ। अगर आप लोन वोन लेके आ रहे हो, बहुत ज्यादा कर्जा लेके आ रहे हो, तो यार अपनी कैलकुलेशन बहुत अच्छे से करना। आपने कनाडा आने का तो सोच ही लिया है और आप आके इसमें रहे हो, मास्टर्स प्रोग्राम में आ रहे हो, वो भी यूनिवर्सिटी के अंदर, बहुत ज्यादा पैसे खर्च हो रहे हैं। अपना 1 साल का जो आपका एक्सपेंस है ना, लिविंग एक्सपेंस, वो जरूर अपने साथ लेकर आना। यहाँ पे जॉब्स का बहुत बुरा हाल है। आपकी जो पार्ट टाइम जॉब है एज ए स्टूडेंट, उस पर आपका खर्चा नहीं चलने वाला। मैं कहता हूँ आपको जॉब मिल जाए, बहुत अच्छी बात है, आपको मिल जाए, बहुत सारे बच्चों को मिल भी जाती है और बहुतों को नहीं भी मिलती। तो अगर जॉब नहीं मिलती ना यार, तो अपना बैकअप लेके आओ। बाद में घर वालों को परेशान करना और खुद परेशान होना, उसमें कोई समझदारी नहीं है। तो पूरा अच्छे से प्लानिंग करके एटलीस्ट 12 महीने का अपना एक्सपेंस, लिविंग एक्सपेंस अपने होम कंट्री से कनाडा लेकर आओ, तभी आने का फायदा है। उसे ही समझदारी कहते हैं। ये पॉइंट मेरा पेरेंट्स के लिए, जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको बहुत ज्यादा उम्मीदें अपने बच्चों से होनी चाहिए, हर पेरेंट को होती है, मेरे पेरेंट्स को भी मेरे से बहुत ज्यादा उम्मीद है, लेकिन इनिशियली नहीं एकदम होनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पे कनाडा में सेविंग्स वाले पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ। कुछ पेरेंट्स सोचते हैं हमारा बच्चा वहां जाएगा, वहां से पैसे कमा कमा के हमें भेजने लग जाएगा। ऐसा नहीं है यार, आज की डेट में ऐसा बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुका हुआ है। तो यहाँ पे कोई बच्चा अगर आता है, उसको सेटल होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। सेटल मतलब अच्छी जॉब में, प्रॉपर अपने पैरों पे खड़ा होने में। तो आप बहुत ज्यादा उम्मीदें अपने बच्चों से इनिशियली बहुत ज्यादा मत लगाओ। और जो बच्चे ये सोच के आ रहे हैं मैं कनाडा जाते ही डॉलर ही डॉलर कमाने लग जाऊंगा, ऐसा होना थोड़ा सा मुश्किल है। आज की डेट में अगर आप इतना कमा लो कि अपना खर्चा निकाल लो और अगले साल की फीस थोड़ी बहुत इकट्ठी कर लो, वही बहुत बड़ी बात है अगर इतना हो जाए तो बहुत ज्यादा सेविंग्स एज अ स्टूडेंट कनाडा में करना आज की डेट में मुश्किल है। ये भी बेचारी हमारी तरह ही है, मेहनत बहुत कर रही है आगे जाने की, पूरा जोर लगाया हुआ है, लेकिन रिजल्ट उतने आ रहे तो भाई और बहनों, कनाडा में जॉब इस टाइम बहुत ज्यादा लेना है मुश्किल। क्योंकि देखो, आप जो इंडीड पे या जो भी वेबसाइट्स पे लिंक्डइन पे जॉब आप जो सर्च करते हो ना, मेरा ऐसा मानना है उसमें से मेजोरिटी ऑफ जॉब्स, देखो परसेंटेज तो नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन 50% से ज्यादा जो जॉब्स होती है ना, वो घोस्ट होती है। वो समझते हो नकली जॉब, फेक जॉब होती है। एक कंपनी है एक्स, उसने निकाला कि जी हमें सेल्स एग्जीक्यूटिव चाहिए, उनको एक्चुअल में चाहिए ही नहीं। क्योंकि अगर आप उस कंपनी में एचआर को कॉल करके डायरेक्ट वहां चले भी जाओगे, आपका दोस्त भी वहां कोई काम करता होगा ना, वो भी आपको बता देगा
वो फेक जॉब्स निकालते हैं मार्केट में अपनी हाइप बनाने के लिए। देखो जी हमारी कंपनी कितना ग्रो कर रही है, हम कितने लोगों को हायर कर रहे हैं ताकि हमें इन्वेस्टर से पैसा मिले। वो सब उनकी चाल होती है अपनी कंपनी को गुड बुक्स में दिखाने के लिए। तो यार यहाँ पे जॉब्स का इस टाइम सच्ची में थोड़ा बुरा हाल है। टाइम लगेगा अगर आपको अच्छी अपनी फील्ड में जॉब ढूंढनी है। मैं ये नहीं कह रहा कि इम्पॉसिबल है, इंडिया में भी बहुत बुरा हाल है। ऐसा नहीं कि वहाँ पे चीजें बहुत ज्यादा आसान है, मैं इंडिया से ही आया हूँ, वहाँ पे भी कोई वो नहीं है कि पीस ऑफ केक है। लेकिन अगर आप यहाँ पर आ रहे हो, थोड़ा सा सब्र रखना, थोड़ा मेंटली अपने आप को स्टेबल रखना, क्योंकि यहाँ पे अच्छी जॉब ढूंढने में आपको टाइम लगेगा। थोड़ा सा जॉब लेने में दिक्कतें आज की डेट में चल रही हैं। एक जमाना था जब कनाडा को कहते थे बहुत ज्यादा इमिग्रेंट फ्रेंडली कंट्री है। मैं ऐसा तो नहीं बोलूंगा अभी नहीं है, अभी भी है, लेकिन अब वो वाली बात नहीं रही है। रियल ग्राउंड पे तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा रेसिज्म फील होगा यहाँ पे, लेकिन कुछ केसेस हमने पीछे ऐसे देखे हैं कि एक बच्चे को चाकू मार दिया, किसी के साथ ऐसी कोई रेसिस्ट हरकत हुई, तो कुछ केसेस ऐसे हो रहे हैं। और स्पेशली ऑनलाइन अगर आप मेरी वीडियो देख लो, मेरी छोड़ो, बड़े बड़े यूट्यूबर्स की वीडियो उठाओ, उनकी वीडियो के नीचे अगर आप कमेंट सेक्शन में जाके चेक करोगे ना यार, बहुत ज्यादा नेगेटिविटी से भरा हुआ है। तो लोगों के मन में नेगेटिविटी तो है, उसका रीजन इन लोगों का बहुत ज्यादा है यहाँ पे। अब यहाँ पे बेसिकली इनको 20 लाख लोग चाहिए, और मोटा मोटा अगर आज की डेट में देखें 30 लाख लोग हैं कनाडा में जो टेम्परेरी रेसिडेंट है। तो यार 10 लाख लोग जो एक्स्ट्रा होंगे यहाँ पे, जॉब में इशू है, उनको ऐसा लगता है कि हाउसिंग प्राइसेस हमारी वजह से बढ़ गए हैं। तो यार कोई भी बंदा ना, जब उसके साथ कोई दिक्कत होती है ना, उसको किसी ना किसी को ब्लेम करना होता है। तो हम क्या उनके लिए इजी ब्लेम है? पॉलिटिकल पार्टीज तो है ही है, वो तो अपना पॉलिटिक्स खेल ही नहीं है। अब इसमें गवर्नमेंट की गलती तो है ही है कि इतने लोगों को ज्यादा बुला लिया। उस सब से क्या हो रहा है कि पिस कौन रहा है? हम पिस रहे हैं। मैं आपको अपना एग्जाम्पल देता हूँ ना, कहीं भी इंटरव्यू देने जाता हूँ ना, आज से 7-8 महीने पहले जब मैं इंटरव्यूज देता था और मैं आज अगर किसी से बात कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत डिफरेंस तो मुझे भी फील हुआ, थोड़ा बहुत। मेरे को बहुत ज्यादा प्रूफ करना पड़ता है कि मैं इस जॉब के लिए क्वालिफाइड हूँ। मतलब अगर मुझे इतनी मेहनत करनी चाहिए उस जॉब को लेने के लिए, तो मुझे इतनी मेहनत करनी पड़ती है उस जॉब को लेने के लिए। तो थोड़ा तो फर्क आ रहा है। थोड़ा सा जो हायरिंग मैनेजर है उनके दिमाग में भी है कि भाई तुम्हारा वर्क परमिट मतलब अगर एक्सपायर हो गया तो कैसे तुम्हारा रिन्यू होगा। लोगों के तो वर्क परमिट रिन्यू नहीं हो रहे, वो तो न्यूज में वही देख रहे हैं ना कि लोगों के वर्क परमिट रिन्यू नहीं हो रहे, गवर्नमेंट रिन्यू नहीं कर रही। उनको थोड़ी पता है कि मैं कौन से वर्क परमिट से हूँ। तो बहुत ज्यादा समझाना पड़ता है। ये तो कि चलो वर्क परमिट को लेके, लेकिन रेसिज्म भी मुझे यहाँ पे थोड़ा बहुत फील हो रहा है। तो यार थोड़ी चीजें तो बदल रही है, वो वाला कनाडा तो रहा नहीं। चीजें ठीक हो जाएंगी 2-3 सालों में अगर लोग यहाँ पे कम हुए टेम्परेरी रेजिडेंट। बट अभी थोड़ी सिचुएशन टफ। वर्क परमिट की बात हुई तो वर्क परमिट से रिलेटेड भी एक बात डिस्कस कर लेते हैं जो मेरे दिमाग में आई। भाई अब आप यहाँ पे 2 साल के लिए पढ़ने आए थे फॉर एग्जाम्पल, और आपका 3 साल का वर्क परमिट था, वो 3 साल का वर्क परमिट आपका खत्म हो गया। अब ये भाई उसको एक्सटेंड नहीं करने वाले, बहुत ही क्लियर कर दिया हुआ है। तो अगर इन 5 सालों में 2 साल की पढ़ाई और 3 साल आपका इन टोटल जो आप यहाँ पे काम कर रहे हो, अगर आपका पीआर नहीं हुआ तो आपको वापस अपने होम कंट्री जाना पड़ेगा। पहले पास में कनाडा ने वर्क परमिट को एक्सटेंड करा है, चाहे वो कोविड में उनकी टेम्परेरी पॉलिसीज हो, मैं भी बोलूँगा टेम्परेरी था वो, चाहे वो कुछ प्रोग्राम्स के अंडर किसी लोगों का उन्होंने एक्सटेंड करा हो, लेकिन मेजोरिटी ऑफ जनता का वर्क परमिट एक्सटेंड नहीं होने वाला। तो जो उखाड़ना है ना, इन 5 सालों में ही उखाड़ना है। अब यार ये वीडियो ना आप लोगों को डीमोटिवेट करने के लिए नहीं है, या मैं ये नहीं चाहता कि आप कनाडा मत आओ। मेरा बस ये पॉइंट है कि अगर आप कनाडा आ रहे हो तो अपनी वाइस कैलकुलेशन करके आओ। प्रैक्टिकल सिनेरियो कनाडा में क्या चल रहा है वो आपको पता होना चाहिए। आपको पीआर के बारे में पता होना चाहिए, आपको जॉब्स के बारे में पता होना चाहिए, आपको कनाडा की महंगाई के बारे में पता होना चाहिए, आपको रेसिज्म के बारे में पता होना चाहिए, आपको क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के बारे में पता होना चाहिए। तो अगर आपको इन सब चीजों के बारे में पता है और आप मन से प्रिपेयर होकर अगर कनाडा आ रहे हो तो अच्छी बात है, तो आप आओ। अगर आपको इन चीजों के बारे में नहीं पता ना यार, तो आप कनाडा मत आओ। तो मेरे हिसाब से प्रॉपर कैलकुलेशन करके कनाडा आना समझदारी है। बिना कैलकुलेशन करके दूसरों को देख के कि मेरे यहाँ 2015-2017 में मेरी बुआ का, चाचा का, मामा का लड़का आया था, वो कनाडा आके कामयाब हो गया और मैं भी कामयाब होऊंगा, ऐसा नहीं है भाई। आज की डेट में सिनेरियो अलग है, तब चीजें अलग हुआ करती थी। तो बस यही थी मेरी वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, नीचे कमेंट कर देना। अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए उस कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं अगली वीडियो उस टॉपिक पे बनाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो टिल एंड। तब तक के लिए बाय बाय।